हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर, विषय समावेशी शिक्षा। आज का टॉपिक है शिक्षा का अधिकार 2009, राइट टू एजुकेशन। इसे संक्षिप्त भाषा में RTE 2009 भी कहते हैं। इसके विषय में आज क्लास के दौरान हम दो विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। पहली चीज होगी अधिनियम का इतिहास, दूसरा होगा इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं, इस पे हम प्रमुखता से चर्चा करेंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 45 में यह निर्धारित किया गया, यह कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर सभी राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बालकों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा की बात जो है अनुच्छेद 45 में की जाती है और राज्य इसकी देखरेख करेगा, इसकी व्यवस्था करेगा। सभी राज्य जो है इसमें अपने स्तर से लग जाते हैं और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। उसी के उपरांत जो है दिसंबर 2002 में संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क में एक नया मूल कर्तव्य 51 जोड़ दिया जाता है। 4 क में 51 क्या है? 51 में ये कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो अभिभावक हैं, बालक के अभिभावक या संरक्षक हैं, उन संरक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वो जो है इन बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराएंगे। वो जो है अनिवार्य रूप से इनको शिक्षा प्रदान कराएंगे, ये उनकी जो है पूर्ण जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 21A भाग 3 46वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के तहत माना गया, अर्थात कि जो है 46वें संविधान संशोधन में इसे जो है फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया। ये माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति की जो है एक मौलिक आवश्यकता जो है वो शिक्षा है। शिक्षा जो है प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है, इसके बिना शायद जीवन संभव नहीं है। इसके उपरांत क्या होता है, अक्टूबर 2003 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का एक प्रारूप विधेयक तैयार किया जाता है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का एक विधेयक तैयार किया जाता है और उसे जो है www.education.nic.in पर जो है डाल दिया जाता है। एक प्रारूप तैयार करके जो है इसको जो है वेबसाइट पर डाल दिया जाता है और आम जनता से जो है इस पर राय ली जाती है, उनसे सुझाव मांगा जाता है कि इसमें क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या सही सुझाव हो सकते हैं और क्या गलत सुझाव हो सकते हैं। तो आम पब्लिक द्वारा जो है बहुत ढेर सारी राय यहाँ पे दी जाती है, बहुत ढेर सारे सुझाव यहाँ पे आते हैं और उन सुझावों को ध्यान में रख के जो है एक समिति का गठन किया जाता है। जून 2005 में एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का क्या नाम है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद समिति। ये समिति क्या करती है कि एक विधेयक प्रारूप तैयार करती है, शिक्षा का अधिकार विधेयक का एक प्रारूप तैयार करती है और उस प्रारूप को जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा जाता है। कौन तैयार करता है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद समिति प्रारूप तैयार करके जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए और किस तरह से मुक्त व अनिवार्य शिक्षा की बात की जा सकती है। मानव विकास मंत्रालय जो है उसको जो है नेक को सौंपता है। नेक की अध्यक्ष जो होती है उस समय सोनिया गांधी होती हैं। सोनिया गांधी जो है तत्कालिक प्रधानमंत्री को जो है ध्यानार्थ में इस प्रस्ताव को भेजती हैं और जुलाई 2006 में जो है वित्त समिति और योजना आयोग द्वारा कोष के अभाव के कारण इसे नामंजूर कर दिया जाता है। कोष के अभाव अर्थात के पैसों के अभाव के कारण जो है योजना आयोग इसे लागू करने से मना कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं 2009 में
2009 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया जाता है। निःशुल्क व और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया जाता है। इसी को इस समय जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। जो आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें यह तय किया जाता है कि कक्षा 1 से लगाए कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क व मुक्त शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क व मुक्त शिक्षा दी जाएगी। आगे प्रावधान आप लोगों को पढ़ाएंगे कि क्या क्या प्रावधान और थे, लेकिन मुख्य प्रावधान यही था कि कक्षा 1 से लगाए 8 तक के बच्चों को जो है निःशुल्क व मुक्त शिक्षा दी जाएगी। आगे देखते हैं, अप्रैल 2010 को इसे लागू कर दिया जाता है। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जो है अप्रैल 2010 में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान इसमें किए गए थे और किस तरह के प्रावधान थे ये। पहले नंबर पे है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अर्थात कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को जो है भारत सरकार और राज्य सरकार जो है संयुक्त रूप से मिलकर जो है दोनों को निःशुल्क शिक्षा देगी। किसी तरह का किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरा है वंचित बालकों की पूर्ण शिक्षा। वंचित बालक अर्थात कि वे बालक जो बीच में जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं, अध्ययन छोड़ के वो बाहर चले जाते हैं या बहुत लेट जो है एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है अगर कोई बच्चा जो है उसको लेना चाहिए एडमिशन, उम्र उसकी है 5 साल 10 साल और वो जो है 3 में एडमिशन लेना चाहता है और उसको एडमिशन लेना चाहिए 5 में या लेट एडमिशन लेता है, तो वो जब तक जो है कक्षा 1 से लगाए 8 तक वो पढ़ेगा तब तक उसे जो है मुक्त शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात यही करते हैं कि वे बालक जो पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए भी जो है जब वो पढ़ाई करना चाहेंगे तो उनके लिए भी मुक्त शिक्षा की बात यहाँ पे की जाती है। विद्यालय का तीसरे नंबर का पॉइंट है विद्यालय परिवर्तन का अधिकार। अर्थात कि कोई बालक अगर चाहता है कि मैं इस विद्यालय में ना पढ़ूं, इस दूसरे विद्यालय में जाके पढ़ूं, तो वो अधिकार उसके पास सुरक्षित है। वह इस विद्यालय से जो है उस विद्यालय में जा सकता है। कोई विद्यालय इससे संबंधित उससे रोक टोक या किसी तरह का प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्र व राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास। 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को पूर्ण रूप से शिक्षा देने के लिए, मुक्त व आवश्यक शिक्षा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार जो है पूर्ण रूप से भागीदारी निभाएगी और केंद्र सरकार द्वारा जो भी अनुमानित राशि होगी उसे जो है वो राज्य सरकार को सौंपेगी। 5वें नंबर का पॉइंट है शुल्क, फीस। इस तरह के बच्चों से जो कक्षा 1 से लगाए 8 तक के बच्चे हैं उनसे किसी तरह की शुल्क की बात इस एक्ट में नहीं की जाती है कि उनसे किसी तरह का कोई शुल्क लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनिवार्य प्रवेश। इसमें क्या आता है, कंपल्सरी एडमिशन। इसमें जो है कोई विद्यालय ये नहीं कह सकता है कि हम जो है उम्र ज़्यादा होने की वजह से या एडमिशन लेट लेने की वजह से जो है एडमिशन नहीं लेंगे। किसी भी कंडीशन में उन बच्चों का एडमिशन अनिवार्य रूप से लिया जाएगा विद्यालय में। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन बच्चे को जो है प्रवेश जो है अनिवार्य रूप से दिया जाएगा विद्यालय में। दंड की व्यवस्था, इस एक्ट में दंड की व्यवस्था से संबंधित यही प्रावधान किया गया कि बालकों को किसी तरह से, किसी मानसिक या शारीरिक रूप से किसी तरीके से जो है दंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुत्तीर्ण होना। बालकों का अनुत्तीर्ण होना, फेल होना, इन सब चीजों पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। अनुत्तीर्ण होने पर उसका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। फेल होने पर उसको जो है ऐसा नहीं है कि उसको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा या एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह के प्रावधान के बिल्कुल एक्ट जो है बिल्कुल खिलाफ है। 9वें नंबर का पॉइंट है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या में हम अध्ययन करेंगे कि 40 जो है 40 बालकों पर
40 बालकों पर एक अध्यापक की नियुक्ति होगी। छात्रों की संख्या यह निर्धारित की जाती है कि 40 बालकों पर एक अध्यापक जो है उनको पढ़ाएगा। 10वें नंबर का पॉइंट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम अर्थात ही करिकुलम। इनका करिकुलम ऐसा बनाया जाएगा, ऐसा निर्माण किया जाएगा जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, हर क्षेत्र में विकास हो सके और हर विषय को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा कि जो है जिससे कि बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो सके, सभी बच्चों का जो है आसानी से उस सारी चीजों का अध्ययन कर सके। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, अर्थात कि इसमें यह निर्धारित किया गया कि बच्चों का जो है मूल्यांकन किया जाएगा, वो चाहे छमाही हो चाहे सालाना हो, लेकिन जो है मूल्यांकन जो है ये आवश्यक रूप से रखा गया। परीक्षाएं, परीक्षाएं जो है 2 तरह की परीक्षाओं की यहाँ बात की जाती है, छमाही और सालाना, और उसमें जो है इसके उपरांत परीक्षा में पास होने के उपरांत जो है सर्टिफिकेट भी देने की बात की जाती है। अध्यापकों की नियुक्ति, प्रत्येक विद्यालय में जो है अध्यापकों की जो रिक्त जगहें हैं, जो खाली जगहें हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरने का प्रयास किया जाए तथा अधिकतम जो है अध्यापकों की रिक्ति जो है 10% से अधिक ना हो, 10% रिक्त ही हो, उससे अधिक रिक्ति ना हो, रिक्तता ना हो। रिक्त होने पर जो है वहां पे सभी अध्यापकों को नियुक्त नए तरीके से किया जाएगा। माता पिता का कर्तव्य, माता पिता का यही कर्तव्य होगा कि वो अपने बालक को जो है विद्यालय तक ले आएंगे तथा इस योजना का, इस एक्ट का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए जो है उत्सुक होंगे तथा इससे संबंधित जो है अपने समाज में, अपने बालकों में इस तरह की चीज़ों को जो है व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने पढ़ा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके तहत हमने पढ़ा शिक्षा का अधिनियम का इतिहास क्या था तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।